सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित घर पे होंगे। बच्चों, आज हम लोग व्याकरण में पुनरावृत्ति कार्य करेंगे। पाठ 2, वर्ण और वर्णमाला। बच्चों, भाषा और लिपि ज्ञान के बाद वर्ण का ज्ञान अति आवश्यक हो जाता है, क्योंकि हम रोज अनेक शब्द बोलते हैं, सुनते हैं, जैसे आओ, खाओ, बैठो, सो, जाओ, हाथी, घोड़ा, लड़का, लड़की, बहुत से ऐसे शब्द हम रोज बोलते हैं, रोज सुनते हैं। बच्चों देखिए, आप चित्र में देखिए कि यह लड़का है और क्या बोल रहा है कि मेरा घर बहुत अच्छा है। आप देखिए बच्चों, घर शब्द को ले लेते हैं, घर। अब देखिए, घर को बोलने में कितनी ध्वनियां हमारे मुंह से निकली। देखिए, घर शब्द को बोलने में हमारे मुंह से 4 ध्वनियां निकली, घ, अ, र और अ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे घ के नीचे मैं तिरछी रेखा खींची हूँ। व्याकरण में इसको हलंत कहते हैं। और हलंत हम जब व्यंजन को स्वर रहित लिखते हैं तो व्यंजन वर्ण के नीचे ऐसे हलंत लगा देते हैं। उससे यह होता है कि वह व्यंजन स्वर रहित हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे हमने स्वर और व्यंजन को अलग अलग करके लिखा है। तो देखिए, घ, धन अ, धन र, धन अ। तो इसको बोलने में कितनी ध्वनियां मुंह से निकली? 4 ध्वनियां। अब देखिए दूसरे तस्वीर में देखिए, इसमें क्या है कि कृष्ण अर्जुन रथ पर बैठे हैं। आइए अब इसमें से एक शब्द लेते हैं, रथ। रथ। अब देखिए, रथ को बोलने में हमारे मुंह से कितनी ध्वनियां निकली? र, धन अ, धन थ, धन अ। इसको भी बोलने में हमारे मुंह से 4 ध्वनियां निकली। बच्चों, ये सबसे छोटी ध्वनियां होती हैं। इन 4 ध्वनियों के हम और खंड नहीं कर सकते, यानी कि इसको अब हम और नहीं तोड़ सकते। अतः ये वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। इनको क्या बोलते हैं? वर्ण या अक्षर। रथ और घर के खंडों को बोलने में ध्वनि और लिखने पढ़ने में वर्ण या अक्षर कहते हैं। यानी कि जो ध्वनियां निकली हैं, इसको बोलेंगे तो ध्वनि हमारे मुंह से निकलेगा, और इसको लिखेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे? वर्ण और अक्षर। बच्चों, आइए वर्ण की परिभाषा देखते हैं कि वर्ण की परिभाषा क्या है। देखिए, जिन ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। मैं आपको अभी बताई हूँ बच्चों कि जो वर्ण जो अभी मैं आपको बताई हूँ कि घर शब्द को बोलने में 4 ध्वनियां निकली हैं, उन चारों ध्वनियों को हम और अधिक खंड नहीं कर सकते, उसको और अधिक नहीं तोड़ सकते, और उसी को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। बच्चों, वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2। स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन के बारे में आप पहले भी सुने होंगे और पढ़े भी हैं कि स्वर और व्यंजन क्या होता है। तो आइए जानते हैं, विस्तृत रूप में इसको मैं बताऊंगी आपको। इससे पहले आप इतना ही जानते थे कि स्वर अ, आ, इ, उ, ऊ, री, ए, ओ, औ, अंग है, इसको स्वर कहते हैं, और क से लेकर अज्ञा तक को व्यंजन कहते हैं। लेकिन देखिए, इसकी परिभाषा को हम देखते हैं, इसको जानते हैं कि हमारे हिंदी वर्णमाला में कितने मूल रूप से स्वर हैं और कितने मूल रूप से व्यंजन हैं, कितने आगत बाहर से आए हुए शब्द हैं, वर्ण हैं। तो स्वर की परिभाषा क्या होगी बच्चों? कि जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी ध्वनि की सहायता से हो उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे अ, आ, इ, उ, री, ए, ओ, औ। बच्चों, 2 ऐसे भी वर्ण हैं जो न तो स्वर हैं और न ही व्यंजन है, परंतु हिंदी वर्णमाला में वह स्वर के साथ ही लिखे जाते हैं। वह है अंग और अह। क्या है बच्चों?
अंग और अह। बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अंग और अह इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, यह सदैव स्वर और व्यंजन के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे अब इनसे बने शब्द को मैं आपको बता रही हूं। जैसे कंस हम लिखते हैं, हम कंस लिख रहे हैं तो क के ऊपर अंक की बिंदी लगा रहे हैं और स। तो देखिए यह किसके साथ प्रयोग हुआ है, व्यंजन के साथ हुआ है ना, यह स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हुआ है। कंस हो गया। मूलतः, देखिए अब इसको विसर्ग भी बोलते हैं, अह को विसर्ग भी बोलते हैं। मूलतः, देखिए एक शब्द है मूलतः। अब देखिए ये भी व्यंजन के साथ प्रयोग हुआ है ना, मूलतः, यानी ये अह जो है त के साथ प्रयोग हुआ है। अब देखिए एक शब्द अंश लिखते हैं, अंश। देखिए अभी ये देखिए अंग किसके साथ प्रयोग हुआ है, अ के साथ। तो बच्चों दो ऐसे ये वर्ड हैं जो स्वतंत्र रूप पे इसका प्रयोग नहीं होता है, ये सदैव स्वर और व्यंजन के साथ ही इसका प्रयोग होता है। अब देखते हैं बच्चों कि स्वर का प्रयोग कितने प्रकार से हम करते हैं। स्वर का प्रयोग कितने प्रकार से करते हैं। स्वर का प्रयोग हम दो प्रकार से करते हैं, एक मूल रूप में और एक मात्रात्मक रूप में। मूल रूप में आप जानते हैं जैसे अ आ ई, इसका सीधा प्रयोग हम शब्द में करते हैं तो ये मूल रूप में हो जाता है। जैसे आप इसको शब्द में देखिए, अनार है, ये अनार शब्द है ना, अनार शब्द देखिए ये मूल रूप में हो गया। जैसे अनार, यहाँ देखिए आम हो गया कि मूल रूप में। मूल रूप मतलब जैसा है उसका उसी रूप में उसका प्रयोग करना, वह हो गया मूल रूप में, कि जैसा दिया है उसका उसी रूप में प्रयोग कर रहे हैं हम यहाँ पे। और अगला शब्द देखिए इमली, तो अ आ ई इन शब्द का हम मूल रूप में प्रयोग किए हैं, जैसा है उसी रूप में प्रयोग किए हैं। अब दूसरा क्या है, मात्रात्मक रूप में। बच्चों मात्रात्मक रूप में स्वर का प्रयोग, जैसे अ के लिए कोई मात्रा नहीं होती है, आ के लिए और आ से लेकर के अ तक के लिए मात्राओं का प्रयोग, मात्रात्मक रूप में स्वर का प्रयोग होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है बाघ, चील, मानव। अब देखिए यहाँ पे व्यंजन के साथ स्वर का प्रयोग हुआ है तो ये मात्रा के रूप में हो गया है ना। अब देखिए कौन सा मात्रा यहाँ प्रयोग हुआ है, आ का प्रयोग यहाँ पे हुआ है, ये है आ का मात्रा के रूप में आ ऐसे लिखते हैं आ। उसके बाद छोटी ई ऐसे लिखते हैं, उसके बाद बड़ी ई हो गया, उसके बाद हो गया छोटा ऊ हो गया। देखिए मात्रा के रूप में इनको कैसे लिखते हैं, बड़ा ऊ हो गया, उसके बाद ये री हो गया, ऐसे लगाते हैं ना, किसी व्यंजन के नीचे आप ऐसे लगाते हैं ना। उसके बाद ये हो गया ए हो गया, उसके बाद ये ए हो गया, ये ए हो गया। और आगे दिखा रही हूं, ये हो गया। ओ के लिए हम मात्रा कैसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, और एक ऐसे लगाते हैं। अ के लिए कैसे लगाते हैं, अ के लिए हमको मात्रा लगाना है तो ये इसी पे 2 कर देंगे। तो ये देखिए ये है स्वर का मात्रात्मक रूप, इसका हम कैसे प्रयोग करते हैं व्यंजन के साथ। ये देखिए बाघ है, बा और ब और आ लगा है तो ये हो गया बाघ। च पर छोटी ई की मात्रा, हम बड़ी ई की मात्रा लगा दिए हैं तो ये क्या हो गया, चील हो गया। म पर आ की मात्रा लगाए हैं तो म के साथ आ लगा है तो क्या हो गया, माँ। नव, मानव। बच्चों आगे हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन किसे कहते हैं,
कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजन में सभी व्यंजन में स्वर सम्मिलित होते हैं। स्वर रहित व्यंजन लिखने के लिए उस व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा का प्रयोग करना पड़ता है, जिसे व्याकरण में हलंत कहते हैं। बच्चों जैसे मैं आपको दिखाई हूं कि घर को हम जब लिखे हैं तो जब व्यंजन को स्वर से अलग किए हैं तो उसके नीचे ऐसे तिरछी रेखा लगाए हैं। देखिए जैसे घ, अब देखिए अलग अलग हो गए। तो सभी व्यंजन के साथ असम्मिलित होता है, यानी कि उससे जुड़ा होता है। अगर उसको हमको अलग करना है, उसको स्वर रहित लिखना है, तो उसके नीचे हम तिरछी रेखा, जिसको व्याकरण में हलंत बोलते हैं, वो लगा करके तब लिखेंगे। हमारे हिंदी भाषा में 35 व्यंजन होते हैं। कितने व्यंजन होते हैं? 35 व्यंजन। 33 मूल व्यंजन होते हैं। क से ह तक। कहां से कहां तक होते हैं बच्चों? क से ह तक। देखिए क ख ग घ जितने डॉट डॉट है इसका मतलब इसके आगे आपको पता है। और ये ह, क से ह तक, ये हो गया ह। अब देखिए ये दो वर्ड हैं, ये इसको आगत वर्ड बोलते हैं। आगत का मतलब होता है बच्चों कि यह बाहर से विदेशी भाषा से आए हुए हैं, लेकिन इसका आजकल वर्तमान में इसका हिंदी में भी प्रयोग हो रहा है। इसलिए इससे इन दोनों को मिला करके हमारे हिंदी भाषा में कितने हो गए हैं? हमारे हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हो गए हैं? 35। कितने हो गए हैं? 35। कौन कौन से? क से ह तक 33 हो गए मूल, और 2 आगत जो ध्वनियां है, ये दोनों जो आप सामने देख रहे हैं, इनको मिला करके कितने हो गए हैं? 35। बच्चों आगे हम पढ़ेंगे वर्णमाला। आइए जानते हैं कि वर्णमाला क्या है। तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अ से ह तक वर्णों का समूह हिंदी की वर्णमाला है। बच्चों जैसा कि मैं आपको बताई हूं कि अ से ह तक, कहां से कहां तक? अ से ह तक, अ से ह तक हिंदी में वर्णों का समूह हिंदी की वर्णमाला है। यानी अ से ह तक के वर्णों का समूह हिंदी की वर्णमाला है। जैसे ए से जेड तक अंग्रेजी की वर्णमाला है, इसी तरह प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी वर्णमाला में 46 वर्ण हैं। 46 वर्ण में 35 व्यंजन और 11 स्वर हैं। बच्चों मैं आपको बताई हूं कि स्वरों की संख्या 11 होती है। अ से अ तक, अ से अ तक की संख्या 11 है। अंग ह उसमें नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यह न स्वर है न तो व्यंजन है, यह दोनों के साथ प्रयोग होता है। तो अ से अ तक ये 11 स्वर हो गए, और क से ह तक, क से ह तक कितने क्या हो गए? क से ह और 2 आगत जो ध्वनियां हैं र ढ, इनको जोड़ करके 35 व्यंजन। तो हमारे हिंदी वर्णमाला में कितने हो गए? कितने वर्ण हैं? हमारे हिंदी वर्णमाला में 46 वर्ण हो गए। कितने हो गए बच्चों? 46 वर्ण। वर्णमाला में भाषा के सभी वर्ण क्रम में व्यवस्थित होते हैं। बच्चों ऐसा नहीं है कि आप क के बाद घ पढ़ लोगे, अंग पढ़ लोगे, ऐसा नहीं है। हिंदी वर्णमाला में आप जो भी पढ़ते हैं तो एक क्रम से पढ़ते हैं ना, अ आ इ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ। इसी तरह से व्यंजन में भी पढ़ते हैं क ख ग घ अंग च छ ज झ इ है, ये सब क्रम में व्यवस्थित होते हैं। बच्चों आइए हम अब जानते हैं कि अनुस्वार और अनुनासिक क्या होता है। अनुस्वार और अनुनासिक क्या होता है? बच्चों जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मेरा क्या है? ये हम लोगों का क्या है? यह राष्ट्रीय झंडा है। राष्ट्रीय झंडा तिरंगा। इसमें देखिए तिरंगा को लिखने के लिए ये देखिए तिरंगा, र पे किसका प्रयोग हुआ है? अनुस्वार। यानी अनुस्वार का जो चिन्ह होता है वह कैसे होता है? ऐसे एक
बिंदी ऐसे लगी होती है तो उसको अनुस्वार कहते हैं। और यही बिंदी अगर ये ऐसे बने तो इसको अनुनासिक कहते हैं, जिसको आप चंद्र बिंदु भी कहते हैं। बच्चों देखिए तिरंगा में र पर क्या लगा हुआ है, अनुस्वार। इसी तरह से हम लिखेंगे पतंग, तो पतंग में क्या लगाएंगे, त पर क्या लगाएंगे, अनुस्वार। देखिए यहाँ लगा हुआ है ना त पर, यहाँ देखिए त पर अनुस्वार लगा है, यहाँ आप देखेंगे तो त पर अनुस्वार लगा हुआ है। इसी तरह से पतंग, कंस, अंश, इस तरह से जो भी शब्द ऊपर बिंदी लगे होते हैं वो अनुस्वार होते हैं। उसके बाद अनुनासिक को जानते हैं बच्चों, दांत। ये क्या है, दांत। अब अनुनासिक दांत पर हम क्या लगाएंगे, अनुस्वार नहीं लगाएंगे, दांत पर हम अनुनासिक लगाएंगे। देखिए कैसे लिखते हैं अनुनासिक। अब देखिए यहाँ हम अनुस्वार का प्रयोग ना करके यहाँ पे अनुनासिक लगाएंगे। दांत हो गया, ये हो गया कांच। कांच को कैसे आप लिखते हैं, कांच। इस पे भी ऐसे क्या लगाते हैं, चंद्र बिंदी, जिसको अनुनासिक कहते हैं। कांच हो गया। उसके बाद ये देखिए चांद। चांद देखे हैं आप, आसमान में जो होता है रात के समय दिखाई देता है उसे चांद कहते हैं। चांद को हम लिखते समय यहाँ पे क्या लगाते हैं, यहाँ भी हम चंद्र बिंदी लगाते हैं। बच्चों अब हम पढ़ेंगे संयुक्त व्यंजन। बच्चों हमारे हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन हैं। 4 संयुक्त व्यंजन हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। तो आइए देखते हैं कि छ जो वर्ण है यह किससे मिलकर बना है, किसके संयोग, किन वर्णों के संयोग से मिलकर बना है। तो छ देखिए क और ये मूर्धन्य श और अ, इन तीनों वर्णों को मिलाकर के छ बना है। अब देखिए त्र किससे मिलकर बना है, व्यंजन, स्वर रहित व्यंजन, और यहाँ पर ये र स्वर रहित र, और फिर यहाँ पे इसको अ यहाँ लिख दिए हैं। ठीक, तो त, र और अ, इन तीनों को मिला करके त्र बन गया है। अब देखते हैं बच्चों कि ज्ञ में, ज्ञ किन वर्णों से मिलकर बना है। ज्ञ में ज्ञ, ये देखिए ज, इया और ज, इया और अ, इन तीनों वर्णों को मिलाकर के क्या बना है, ज्ञ। अब देखिए अब श्र किससे बना है मिलकर के, श्र ये हो गया श, जिसको बड़ा सा बोलते हैं, इसको आप तालु श भी बोलते हैं। श, र और अ। तो बच्चों हमारे हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन है। कौन कौन से हैं, छ, त्र, ज्ञ और श्र। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। आप सभी इनको घर पे बैठ करके इसका पुनः अभ्यास करेंगे परीक्षा हेतु। धन्यवाद बच्चों।